आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं देश के प्रसिद्ध अधिवक्ता एहतशाम हाशमी जी से और जानेंगे उनके राजनीति को लेकर क्या विचार है और ज्वलंत मुद्दों पर भी हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। आज हम आपको मिला रहे हैं एहतशाम हाशमी जी से। नमस्कार जी सर, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, और वहां की बात नहीं की जाए तो अधूरी रहेगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत दी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नुपुर शर्मा जैसे फ्रिंज एलिमेंट्स, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो बताती हैं सब जगह लॉयर हैं, तो एक लॉयर होने के नाते उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। खामियां हर धर्म में होती हैं, हर रिलीजन में होती हैं, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे लॉयर्स को पिग फिलॉसफी पे काम नहीं करना चाहिए। पिग फिलॉसफी पे बहुत यकीन करती है नुपुर शर्मा जी। पिग फिलॉसफी ये होती है कि किसी पिग के सामने अगर 2 गुलाब जामुन रख दें आप और एक जगह कचड़े का ढेर रख दें, तो पिग हमेशा कचड़े की तरफ देखता है, गुलाब जामुन की तरफ नहीं। तो हम हिंदुस्तानियों को पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है, पॉजिटिव साइड दिखना है, और हमारे देश का जो युवा है उसको भी पॉजिटिव साइड दिखानी, ना कि चैनल और डिबेट को अपना धार्मिक उन्माद बढ़ाने का एक जरिया बनाना। ये मुझे लगता है बहुत गलत है। अगर राजनीति की बात की जाए तो हम ओवैसी की भी बात करेंगे कि ओवैसी ने इस बार मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अपने यहाँ पर पदाधिकारी और जितने भी उनके लोग थे उनको उतारा था, और उसमें उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल कर दिया बरहानपुर में। तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पर्सनल ओवैसी जी एक बहुत ही लर्नड स्कॉलर हैं, बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं उनकी राजनीति को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, और मैं ऐसी राजनीति को दरकिनार करता हूं, और हिंदुस्तान के हर हिंदू मुस्लिम को ऐसी राजनीति को दरकिनार करना चाहिए। आरएसएस हो, चाहे संघ हो, चाहे वो ओवैसी जी की पार्टी हो, हमें इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमें अपना नेता चुनना चाहिए जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी क्वालिटी हो, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान जैसी क्वालिटी हो, जिसमें मौलाना आजाद जैसी क्वालिटी हो, और जो सच्चे लोग हैं, जो जस्टिस की बात करते हैं, वैसे लोगों की क्वालिटी हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओवैसी जी आप देखेंगे कभी भी शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, कभी वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में खोलने की बात नहीं करते हैं, लेकिन जहां भी कोई रिलीजियस सांप्रदायिक घटना होती है वो फौरन अपना बयान देते हैं, और उस बयान से जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो एक तरफा वोट बीजेपी को देते हैं। तो इनडायरेक्ट ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और मैं कांग्रेस के आला कमान राहुल जी से, प्रियंका जी से, और भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को इतनी लूज बॉल ना डालें कि वो उसमें 6 मारे। आज का युवा बहुत ही पढ़ा लिखा है, समझदार है। आप नए लोगों को मौका दें। उन लोगों को मौका देने से आप जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने का प्रयास करती हैं, उनको रोकने में हम कामयाब जरूर होंगे। और आप पत्रकार हैं, आप कितने बड़े चैनल को रन करते हैं, तो आप हमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ओवैसी जी का हिंदुस्तान की राजनीति में क्या दखल है, क्या रोल आगे रहेगा। और मुझे लगता है कि ये सत्ता पक्ष को, विपक्ष को सोचना है कि ऐसे लोगों की एंट्री हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में या मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ना हो। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार में जो उलटफेर हुआ है और जिस तरीके से गठबंधन बनके जो नई सरकार बनी है, और अब ये राजनीति में एक नया चेहरा और सामने हो गया, जहां पहले से ही ममता बनर्जी थी ना, सोनिया गांधी थी, अब एक और ये किस तरीके से ये सारे विपक्ष मिलकर अब किस तरीके से विपक्ष बनेंगे या किस तरीके से गठबंधन करेंगे, इस पे आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? देखिए, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसको विपक्ष का डर बना रहना चाहिए। और विपक्ष की जो मौजूदगी होती है एक लोकतंत्र में, उनका पर्पस यही होता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अच्छे से काम करें और ईमानदारी से के साथ काम करें। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ आके गठबंधन करके सरकार बनाती है तो उसका मकसद ये होता है कि बहुत ही ईमानदारी से सरकार काम करे और 2 विचारधारा साथ में आके देश की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि 2014 से लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की और जस्टिस की जिस तरह से बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं, बीजेपी सरकार के जो नेता हैं वो हत्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सेल्फ डिफेंस का नाम दूंगा। जो अभी बिहार में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, ये हमारे इंडियंस का एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक है जो कि बिहार के पॉलिटिशियंस ने अपनाई है। और मुझे लगता है कि अब बिहार के इस एपिसोड से एक नया चैप्टर, नई किताब लिखी जानी चाहिए। आगे आप विधानसभा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि देशवासियों का रुख
क्लियर हो चुका है और बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके आज आपकी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को भी बिल्कुल दरकिनार करते हुए सिर्फ अपने सेल्फ डिसाइडेड मोटिवेटेड एजेंडे को प्रमोट किया है और अपनी जेबें गर्म करी है, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी पे कोई काम नहीं किया। तो उसमें एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। आज ये एक जो दिशाहीन हमारा देश 2014 से था, उसको एक दिशा बिहार ने दी है। बिहार का नाम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा साहित्य के बारे में, इतिहास के बारे में, तो बिहार की मिट्टी ने कई ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने देश की नहीं विदेशों की भी नीति को तय करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे गौतम बुद्ध को भी बहुत बड़ा कनेक्शन उनका बिहार से रहा है और कई विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा की स्थापना वहां रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, स्कॉलर्स, लॉयर्स, सीनियर पॉलिटिशियंस बिहार से हमें मिले हैं। तो मुझे अब ये मानना है कि एक बार फिर से भारत देश को जो नई गति और नई दिशा बिहार से मिल रही है, इसके परिणाम बहुत ही सुखद होंगे। जी बिल्कुल, कई मीडिया संस्थान इस बारे में कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में किया और कर्नाटका में किया था, और भी जो जगह ये लोग विधायकों की खरीद फरीद का काम करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बीजेपी सरकार ये इल्जाम लगा रही थी कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है, लेकिन यहां पे किसी पार्टी के विधायक किसी दूसरी पार्टी में पैसा खा के नहीं गए हैं। वो ऑलरेडी तेजस्वी के विधायक थे, वो ऑलरेडी नीतीश कुमार के विधायक थे, वो बीजेपी में कभी शामिल नहीं हुए थे। तो बीजेपी को मुझे लगता है कि अब देश को बेवकूफ बनाने से बचना चाहिए। आज का युवा पढ़ा लिखा है, उसको राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक समझ है, तो युवा को भड़काना और उनको भटकाना बंद करें। जो भी नीतीश के विधायक थे वो अभी भी नीतीश जी के साथ हैं, जो लालू जी के पार्टी के विधायक थे वो आज भी लालू जी के विधायक हैं। तो विधायकों की खरीद फरोख्त को अंजाम नहीं दिया गया। ये हमारे प्रजातंत्र, लोकतंत्र की जो शिक्षा दी जाती है संविधान के द्वारा, उसका एक बहुत ही खूबसूरत शॉट था जो नीतीश कुमार जी ने खेला है, और मुझे लगता है इसके बहुत ही अच्छे परिणाम भारतवर्ष सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही तो अभी हाल ही में कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कपिल सिब्बल जी काफी सीनियर लॉयर हैं और हमारे जैसे कई लॉयर्स उनको कोर्ट में देख के सीखते हैं, उनके बात करने का तरीका, उनके आर्ग्यू करने का तरीका, उनका जो लॉ पे कमांड है। तो अगर कपिल सिब्बल जी ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई इसमें होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने सत्ता पक्ष से आके राज्यसभा का रास्ता चुना, तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी और मुझे लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत थी। इससे सुप्रीम कोर्ट की छवि को जो एक धब्बा लगा था, वो मुझे लगता है वो धब्बा साफ करने में अभी और वक्त लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही स्टीम्ड और ऑनरेबल इंस्टीट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपनी गरिमा बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि सारा हिंदुस्तान न्याय के लिए उनकी तरफ देखता है। सुप्रीम कोर्ट एक न्याय का मंदिर है, तो मुझे लगता है जो भी न्याय के मंदिर के पुजारी हैं वो साफ, निष्पक्ष और बहुत ही ईमानदार होना चाहिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतशाम हाशमी, जो अपनी बेबाक राय देने में जाने जाते हैं। मैं इंदौर से वाजिद अली कुरैशी,